तो जैसा आप लोगों को लग रहा है कि अचानक से मायरा को गोली लगी, फिर शादी कैसे हो गई, तो वो जो कहानी थी वो आगे की थी। अभी हम पीछे की स्टोरी रिपीट कर रहे हैं और उस कहानी को उस पार्ट तक ले जाने वाले हैं। तो कहानी में बने रहिए और आइए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अचानक हुई इस टक्कर से मायरा बुरी तरह लड़खड़ाई। उसका सिर सीधा एक बेहद सख्त चट्टान जैसे सीने से जा टकराया। टक्कर होते ही मायरा की पीठ, कंधों और पसलियों के वो सारे ताजे घाव जिन पर कल रात बेल्ट के भयानक वार हुए थे, एक साथ चीख पड़े। दर्द की एक ऐसी तेज और भयंकर लहर उसके शरीर में दौड़ी कि उसकी आंखों के आगे एक पल के लिए एकदम काला अंधेरा छा गया। वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत और भारी हाथ ने बिजली की फुर्ती से उसकी कमर को जकड़ लिया। मायरा के मुंह से दर्द की एक सिसकी निकलते निकलते रह गई। उसने घबराहट में अपनी कांपती पलकें खोली और उसकी नजरें सीधा रुद्राक्ष की उन अथाह काली आंखों में जा उलझी। हवेली के उस खामोश कॉरिडोर में वक्त जैसे उसी पर ठहर गया। वो दोनों इतने करीब थे कि रुद्राक्ष के महंगे टॉम फोर्ड परफ्यूम और उस कड़क बारूदी गंध ने मायरा की सांसों को अपने आगोश में ले लिया। मायरा का सीना तेज तेज धड़कते हुए रुद्राक्ष के सख्त सीने से रगड़ खा रहा था। रुद्राक्ष के लिए ये नजदीकी बिल्कुल नई और अजीब थी। उसका वो हाथ जो हमेशा सिर्फ सत्ता और हथियारों को जकड़ने का आदी था, आज पहली बार किसी की इतनी नाजुक टूटती हुई कमर को थामे हुए था। मायरा की वो तेज गर्म सांसें जो रुद्राक्ष के चेहरे से टकरा रही थी, उन्होंने रुद्राक्ष के उस ठंडे और पत्थर जैसे वजूद में एक सेकंड के लिए एक ऐसी अनजानी सी हलचल पैदा कर दी जिसकी उसे रत्ती भर भी आदत नहीं थी। ये एक ऐसा खिंचाव था जिसने उस खूंखार माफिया को अंदर से हल्का सा असहज कर दिया। रुद्राक्ष की आंखों ने एक पल में मायरा के दर्द से पीले पड़ चुके चेहरे और उसकी बगावती आंखों को बहुत गहराई से पढ़ा। उसकी उन सर्द आंखों में एक अजीब सी कश्मकश और छुपी हुई फिक्र उभरी, लेकिन वो रुद्राक्ष राठौड़ था। जज्बातों को दफनाना वो बहुत अच्छे से जानता था। उसने तुरंत अपने अंदर उठे उस अनजाने से एहसास का गला घोटा और अपनी नजरों को वापस उसी माफिया वाले गुरूर और बर्फीली चादर से ढक लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मायरा को झटके से खुद से दूर नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी उंगलियों की पकड़ मायरा की कमर पर हल्की सी और कस दी और अपना चेहरा मायरा के चेहरे के इतना करीब झुका लिया कि दोनों की सांसें आपस में उलझने लगी। मैंने आपसे, रुद्राक्ष की आवाज उस सन्नाटे में किसी भारी और वाइब्रेटिंग की तरह गूंजी। उसका लहजा बहुत धीमा लेकिन इतना इंटेंस था कि मायरा के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत साफ शब्दों में कहा था, मिसेस राठौर, मेरे बनाए नियम महज सलाह नहीं होती। रुद्राक्ष की नजरें एक पल के लिए मायरा की आंखों में फिसलकर उसके कांपते हुए होठों पर गई और फिर एक खौफनाक ठहराव के साथ वापस उसकी आंखों में आकर गड़ गई। ये आई कांटेक्ट इतना गहरा और जानलेवा था कि मायरा को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। ये मेरा पर्सनल विंग है, रुद्राक्ष ने अपनी आवाज को एक खौफनाक फुसफुसाहट में बदलते हुए कहा। दोबारा इस लकीर को पार करने की और मेरे इतने करीब आने की गलती मत कीजिएगा। मायरा का सिर दर्द से फटने लगा था। रुद्राक्ष की वो नजदीकी, उसकी आंखों का वो अथाह समंदर का वो अजीब सा अधिकार जताने वाला अंदाज उसे अंदर से सुन कर रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद मायरा का वो ढीठ और बागी जरूर अभी भी जिंदा था। उसने अपनी नजरें एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं झुकाई। उसने रुद्राक्ष की आंखों में सीधा देखते हुए अपने कांपते हाथों को रुद्राक्ष के सीने पर रखा और उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। मुझे तुम्हारे इस वीरान से विंग में आने का कोई शौक नहीं है, मायरा ने अपनी आवाज को कांपने से रोकने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। मैं रास्ता भटक गई थी। ये कहकर मायरा ने रुद्राक्ष के सीने पर हाथ रखकर खुद से उसे दूर धकेलने को और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों पर अपना पूरा वजन डाला, उसके घुटनों जहां रस्सियों से ने मांस छिल दिया था की नसें पूरी तरह से खिंच गई। उसकी टांगों ने
पूरी तरह जवाब दे दिया। शरीर से बची कुची ताकत भी भाप बनकर उड़ गई। मायरा के घुटने फर्श की तरह मुड़े और वो सीधे नीचे गिरने लगे। लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर उस ठंडे मार्बल से टकराता, रुद्राक्ष का एक हाथ उसकी कमर पर और भी कस गया और दूसरे भारी हाथ ने एक ही झटके में उसके घुटनों के नीचे से उसे हवा में उठा लिया। मायरा की सांस हलक में अटक गई। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। मायरा का सिर बेबसी में सीधा रुद्राक्ष के उस चौड़े और कड़क सीने पर जा गिरा। वहां उसका दिल बिल्कुल शांत और एक लय में धड़क रहा था, जबकि मायरा का दिल छाती फाड़ने को तैयार था। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मायरा ने झंझलाहट और बेबसी में अपने कमजोर हाथों से रुद्राक्ष के कंधे को धकेलने की कोशिश की। किसी के आगे इस तरह कमजोर पड़ना उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। रुद्राक्ष के कदम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। उसने मायरा को अपनी बाहों में ऐसे उठाया हुआ था जैसे उसके वजन का उसे कोई एहसास ही ना हो। वो बिना मायरा की तरफ देखे अपनी उसी खौफनाक और भारी चाल में वापस उसके कमरे की तरफ चलने लगा। जब आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती मिसेस राठौर, रुद्राक्ष की आवाज उसके सीने में गूंजी, जो मायरा साफ महसूस कर सकती थी। तो उन पर बगावत का वजन डालने की ये बेवकूफ़ी करने की आपको क्या जरूरत थी? उसकी आवाज में कोई ड्रामा या रोमांटिक फिक्र नहीं थी। वो बस एक रूथलेस इंसान की कोल्ड डांट थी। अपना ये सो कॉल्ड ज्ञान ना अभी अपने पास रखो, मैं चल सकती हूँ। मुझे नीचे उतारो। मायरा ने अपने होठों को चबाते हुए दर्द के मारे आंखें बंद करके कहा। चुपचाप मेरे बाहों में रहिए। रुद्राक्ष ने बहुत ही ठंडे और सख्त लहजे में उसे बीच में ही काट दिया। राठौर मैंशन की मालकिन हवेली के कॉरिडोर में बेहोश होकर गिरे। ये मेरी शान और मेरे रुतबे के खिलाफ है। मुझे अपनी चीजें और अपने लोग जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल नहीं पसंद। रास्ते में खड़े गार्ड्स ने जैसे ही अपने खूंखार बॉस को अपनी नई पत्नी को बाहों में उठाए हुए आते देखा, सबने झटके से अपनी नजरें जमीन पर गड़ा ली। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आंख उठाकर उन्हें देख सके। रुद्राक्ष ने उसे सीधा उसके मास्टर बेडरूम में लाकर उसी किंग साइज बिस्तर पर बहुत ही सलीके से रखा। उसने उसे ऐसे रखा जैसे कोई बहुत ही कीमती लेकिन टूटने वाली चीज हो। मायरा तुरंत पीछे खिसकी और उसने अपने शरीर को समेट लिया। उसका पसीना छूट रहा था और सांसें उखड़ रही थी। रुद्राक्ष सीधा खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट को ठीक किया, अपनी उंगलियों से उस जगह को हल्का सा झाड़ा जहां मायरा के हाथों ने उसे छुआ था, एक टिपिकल परफेक्शनिस्ट की तरह, और फिर अपनी सर्द नजरें बिस्तर पर सिमटी हुई मायरा पर गड़ा दी। और हमारी एक सलाह है मिसेस राठौर, अगर आप माने तो, रुद्राक्ष ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक डिक्टेटर की तरह कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडी झुंझलाहट थी। ये पूरी हवेली आपकी है, आप जहां चाहे जा सकती हैं, जो चाहे कर सकती है। मुझे आपके किसी शौक से कोई एतराज नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष एक पल के लिए रुका और उसकी आवाज और भी ज्यादा भारी और खौफनाक हो गई। जब तक आपके शरीर के ये घाव भर नहीं जाते और जब तक आप बिना लड़खड़ाए मेरे सामने तनकर खड़े होने लायक नहीं हो जाती, तब तक इस तरह जमीन पर गिरने का तमाशा मेरे सामने मत कीजिएगा। मेरी दुनिया में बेबसी और कमजोरी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे टूटी हुई चीजें सख्त नापसंद है। रुद्राक्ष मुड़ा और बिना कोई और बात किए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मिस्टर रुद्राक्ष सिंह राठौर, मायरा की आवाज पीछे से आई, दर्द से कमजोर लेकिन किसी नंगी तलवार की तरह धारदार। रुद्राक्ष दरवाजे के पास रुका लेकिन पलटा नहीं। आपने ये उसूल और ये मुफ्त का भाषण अपनी जेब में ही रखो। मायरा ने अपने होठों को सख्ती से भींचते हुए बेहद ठंडे और तीखे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे सामने गिरने का कोई शौक नहीं है और ना ही तुम्हारी इन बाहों या एहसानों की कोई जरूरत है। अगर टूटी हुई चीजों से इतनी ही नफरत है तो अगली बार मुझे पकड़ने की जहमत मत उठाना, मुझे जमीन पर गिर जाने देना, लेकिन अपना ये घमंड और ज्ञान मुझे मत बांटना। रुद्राक्ष की पीठ मायरा की तरफ थी, लेकिन उसके होठों पर एक बेहद डार्क और सर्द सी मुस्कान आ गई। मायरा का ये बेखौफ और मुंहफट अंदाज उसे गुस्सा दिलाने के बजाय एक अजीब सा चैलेंज दे रहा था। शौक तो मुझे भी किसी को बेवजह पकड़ने का नहीं है मिसेस राठौर,
रुद्राक्ष ने बिना मुड़े बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, इसलिए जल्दी ठीक हो जाइए ताकि अगली बार जब आप लड़खड़ाए तो मुझे आपको आपके हाल पर छोड़ने में कोई हिचकिचाहट ना हो। भारी दरवाजा बंद हो गया और मायरा उस कमरे में अकेली रह गई। दरवाजे के बंद होते ही कमरे में फिर से वो भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन मायरा के अंदर का ज्वालामुखी अब फटने के कगार पर था। उसने एक गहरी झुंझलाहट भरी सांस छोड़ी और पास रखा एक सफेद रेशमी तकिया उठाकर पूरी ताकत से बंद दरवाजे की तरफ दे मारा। तकिया हवा में उड़ा और दरवाजे से टकराकर बेचारगी से जमीन पर गिर गया। खुद को समझता क्या है ये इंसान, मायरा गुस्से से बड़बड़ाई। उसकी आंखों में अभी भी वो आग धड़क रही थी। अपने चेहरे पर एक चिढ़ भरा एक्सप्रेशन लाते हुए उसने रुद्राक्ष की उस भारी आवाज की नकल उतारने की कोशिश की। मुझे टूटी हुई चीजें पसंद नहीं है। तो किसने कहा था पकड़ने को? गिर जाने देता फर्श पर। कम से कम उस ठंडे मार्बल से टकराकर मेरा सिर फूटता तो इतना ज्ञान तो नहीं सुनना पड़ता। वो बिस्तर पर अपने पैरों को समेटते हुए झुंझलाहट में अपने बाल पीछे करने लगी, लेकिन हाथ उठाते ही उसकी कलाई के छिले हुए घावों में फिर से भयंकर ठेस उठी। उसने दर्द से आंखें मीच ली और एक तीखी आह के साथ अपना हाथ वापस नीचे कर लिया। इस दर्द ने उसकी चिढ़ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक तो बिना कोई आवाज किए अचानक किसी पहाड़ की तरह रास्ते में आ खड़ा होगा, ऊपर से ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे मैंने ही इसके सीने पर गिरने का कोई टेंडर पास करवाया हो। मायरा अब सच में पागलों की तरह चिढ़कर खुद से ही बातें कर रही थी। सहानुभूति की भीख, हाँ, जैसे मैं तो इसके पैरों में गिरकर रोने वाली थी। प्लीज मुझे बचा लो। उसने अपनी लहूलुहान और पट्टियों से बंधी कलाइयों को देखा। उसे खुद पर और अपने शरीर की इस कमजोरी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से आज उसे उस घमंडी रुद्राक्ष राठौर की बाहों का सहारा लेना पड़ा। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी मिस्टर डिक्टेटर, मायरा ने दांत पीसते हुए कहा और बहुत ही सावधानी से अपने दर्द करते हुए शरीर को बिस्तर पर टिकाया। पहले मुझे अपने इस सड़े हुए शरीर को ठीक करना होगा। अगर ऐसे ही कमजोर रही तो कबीर का तो पता नहीं, पर इस इंसान के ये ताने और मुफ्त के भाषण मुझे जरूर किसी दिन हार्ट अटैक दे देंगे। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। दर्द भले ही बहुत था, लेकिन रुद्राक्ष से मिली उस चिढ़ ने कम से कम उसे एक नई एनर्जी दे दी थी। अब उसे किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर वापस खड़ा होना था। रात के ठीक 9 बज चुके थे। राठौर मैंशन के उस विशाल डाइनिंग हॉल में ऐसा जानलेवा सन्नाटा पसरा था जैसे वहां कोई डिनर नहीं कर रहा हो, बल्कि किसी की बरसी मनाई जा रही हो। रुद्राक्ष टेबल के हेड ऑफ द टेबल पर बैठा था, ब्लैक शर्ट स्लीव्स फोल्ड की हुई। उसके खाने का तरीका भी किसी रोबोटिक परफेक्शनिस्ट की तरह था। प्लेट का कांटा या छुरी टकराने की एक हल्की सी क्लिक आवाज भी नहीं आ रही थी। मारिया और 4 ब्लैक सूट वाले भारी भरकम गार्ड्स दीवार से लगकर ऐसे खड़े थे जैसे उनका सांस लेना भी गैर कानूनी हो। तभी डाइनिंग हॉल का वो भारी दरवाजा खुला। मारिया ने कंखलियों से देखा और अगले ही सेकंड उसका दिल धक से रह गया। दरवाजे पर मायरा खड़ी थी। उसने एक ढीला लेकिन क्लासी सा सिल्क का कोट सेट पहना हुआ था। सुबह रुद्राक्ष के उस मुफ्त के ज्ञान और एटीट्यूड से वो अभी तक इतनी बुरी तरह चिड़ी हुई थी कि उसका बस चलता तो वो पूरी डाइनिंग टेबल पलट देती। मेड ने कमरे में खाना दिया था, बट वो ढीठ वहां से नीचे आ गई। वो अपने उसी बागी और ढीठ अंदाज में चलते हुए अंदर आई। गार्ड्स ने अचानक एक खौफनाक बेचैनी दौड़ गई। रुद्राक्ष के बिल्कुल दाईं तरफ वाली कुर्सी के पास आकर मायरा रुकी। हवेली का नियम था कि गार्ड्स कुर्सी पीछे खींचता है, लेकिन मायरा ने गार्ड्स को हाथ से पीछे हटने का इशारा किया। उसने कुर्सी के बैकरेस्ट को पकड़ा और जानबूझकर उसे जोर से मार्बल के फर्श पर रगड़ते हुए पीछे खींचा। कुर्सी के जमीन पर रगड़ खाने की वो तेज, चुभती हुई और भयंकर आवाज पूरे हॉल में किसी बम के फटने की तरह गूंजी। मारिया की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उसने अनजाने में ही अपनी सांस रोक ली। पीछे खड़े 2 गार्ड्स के माथे पर तो लिटरली पसीने के बूंदें चमकने लगी। बॉस के डाइनिंग टेबल पर शोर, वो भी इतना भयंकर। मारिया अंदर ही अंदर भगवान से दुआएं मांग रही थी। हे भगवान, आज तो हवेली में पक्का किसी की लाश गिरेगी। ये लड़की खुद को मारेगी, साथ में हमें भी ले डूबेगी। रुद्राक्ष का सूप पीने के लिए
उठा और हाथ हवा में ही रुक गया। उसने बहुत ही धीमे से अपनी वो सर्द काली आंखें उठाई और मायरा को देखा। मायरा ने बिना किसी डर के कुर्सी को धम से बैठते हुए अपनी नजरों का सीधा सामना किया। उसकी आंखों में साफ लिखा था, हाँ मैंने जानबूझकर किया, क्या कर लोगे। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना चम्मच वापस बाउल में रखा। मारिया की सांसें हलक में अटक गई। वो कांपते कदमों से आगे आगे बढ़ी। मैडम, बॉस अभी डिनर। मारिया अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि रुद्राक्ष ने अपना बायां हाथ हल्का सा हवा में उठाया, सिर्फ एक उंगली का इशारा, और वो इशारा इतना खौफनाक था कि मारिया वहीं अपने कदमों पर जम गई और उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। पूरा डाइनिंग हॉल खौफ से कांप रहा था, क्योंकि राठौर मैंशन का सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियम आज खुद बॉस की आंखों के सामने तोड़ा गया था। मायरा रुद्राक्ष के उन खौफनाक ऑरा को महसूस कर सकती थी। उसका दिल सीने में तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। वहीं रुद्राक्ष ने उस अपना चाकू और कांटा अपनी प्लेट पर रखा और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी ठुड्डी उस पर टिका दी। वो बिना पलक झपकाए एक शिकारी की तरह मायरा को घूर रहा था। तुम्हारी मैनेजर ने बताया था कि तुम किसी के साथ खाना पसंद नहीं करते। मायरा ने अपनी नजरें सीधा रुद्राक्ष की आंखों में डालते हुए कहा। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक शांत सी बगावत थी। लेकिन मुझे अपने कमरे में अकेले बैठकर किसी कैदी की तरह खाना खाने की आदत नहीं है, और चूंकि अब यह हवेली मेरी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टेबल पर बैठने के लिए किसी की इजाजत चाहिए। मायरा का तुम कहना और उस नियम को तोड़ना गार्ड्स को पसीना ला रहा था। उन्हें लगा कि बॉस अब मेज पलट देंगे या अपना गन निकाल लेंगे, लेकिन रुद्राक्ष वो मुस्कुराया नहीं। बस उसके होठों का एक कोना बहुत ही डार्क और खौफनाक तरीके से ऊपर उठ गया। रूल तोड़ना और मौत के मुंह में हाथ डालना, लगता है ये आपका पसंदीदा शौक है मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने अपनी उसी गहरी वाइट ब्रेडिंग और तहजीब से भरी आवाज में कहा। लगता है आप मेरे उसूलों को तोड़कर मुझे चुनौती देना चाहती हैं। खैर, आपसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। मारिया, प्लेट लगाइए मैडम की। रुद्राक्ष ने बिना अपनी नजरें मायरा से हटाए मारिया की तरफ एक हल्का सा इशारा किया। मारिया के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत एक खाली प्लेट और सिल्वर कटलरी मायरा के सामने रखी और उसमें डिनर परोस दिया। लेकिन मायरा ने वो भारी चांदी का कांटा और छुरी छुई तक नहीं। उसने प्लेट में रखा एक गार्लिक ब्रेड का टुकड़ा अपने हाथों से ही उठाया और उसे बहुत ही कैजुअल देसी तरीके से सूप में डुबोकर खाने लगी। मायरा को चक्कर आने लगे। राठौर सिंडिकेट का सबसे बड़ा माफिया बॉस, जो डाइनिंग एडिकेट्स को लेकर किसी सन की तानाशाही से कम नहीं था, उसके सामने उसकी ही बीवी अपने हाथों से ब्रेड तोड़कर सूप में डुबोकर खा रही थी। और मायरा यही नहीं रुकी। सूप पीने के बाद उसने अपना चम्मच उठाया और खाली सूप बाउल के किनारे पर खट 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 जानबूझकर 3 बार जोर से मारा। गार्ड्स की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मारिया ने तो बेबसी में अपनी आंखें ही बंद कर ली। रुद्राक्ष ने अपना नैपकिन उठाया, बहुत ही सलीके से अपने होंठ पोंछे और उसे टेबल पर रख दिया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और अपनी ठुड्डी उस पर टिकाते हुए मायरा की उन बागी आंखों में सीधा झांका। लगता है रुद्राक्ष की आवाज उस खौफनाक सन्नाटे में बेहद नीची लेकिन किसी चेतावनी की तरह गूंजी। आपको बर्तनों के साथ खेलने और शोर मचाने का काफी शौक है मिसेस राठौर। मायरा ने ब्रेड का एक और टुकड़ा बहुत ही इत्मीनान से चबाया। शौक नहीं है। मायरा ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए बिल्कुल बेपरवाह लहजे में कहा। बस ये डाइनिंग टेबल मुझे किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही थी। सोचा थोड़ा शोर मचा दूं, शायद यहाँ खड़े इन जिंदा लाशों को याद आ जाए कि ये अभी मरे नहीं हैं। मारिया के तो जैसे प्राण ही निकल गए। बॉस के आदमियों को जिंदा लाश। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो इंसान गुस्सा करता ही नहीं था। उसका वो खामोश और सर्द एटीट्यूड ही सामने वाले को मार देता था। उसके होठों का एक कोना हल्का सा ऊपर उठा। वो एक खतरनाक सी डार्क स्माइल थी। कब्रिस्तान की खामोशी इसलिए अच्छी होती है मिस मायरा,
रुद्राक्ष ने अपनी आंखों में अपनी चील जैसी नजरें गड़ाते हुए बहुत ही धीमे से कहा, क्योंकि मुर्दे कभी पलटकर जवाब नहीं देते और मैं जवाब सुनने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। मायरा ने अपना चम्मच टेबल पर फेंकते हुए छन सी आवाज की, तो फिर आदत डाल लो। मायरा ने बिना पलक झपकाए उसी ढीठ अंदाज में सीधा वार किया, क्योंकि मैं उन मुर्दों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे इस सिस्टम और तुम्हारी इन खौफनाक नज़रों से डरकर अपनी सांसें भी तुम्हारी मर्जी से ले। ये कटलरी बहुत भारी है, मेरे हाथों में दर्द है और मुझे भूख लगी थी तो मैं ऐसे ही खाऊंगी। टेबल पर एक ऐसा जानलेवा सन्नाटा छा गया कि वहां सुई गिरने की आवाज़ भी बम जैसी लगती। मारिया और गार्ड्स अपनी अपनी सांसें रोककर बस इस इंतज़ार में थे कि अब रुद्राक्ष राठौर अपनी पिस्तौल निकालेगा और सीधा टेबल पलट देगा। लेकिन रुद्राक्ष ने मायरा को कुछ सेकंड तक बहुत गहरी और अजीब सी नज़रों से देखा। ये लड़की सच में मौत से नहीं डरती थी। बिना कुछ कहे रुद्राक्ष ने अपना वाइन का गिलास उठाया, उसका आखिरी घूंट पिया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मारिया, रुद्राक्ष ने अपनी जैकेट उठाते हुए सख्त आवाज़ में कहा। जी बॉस, मारिया हड़बड़ा कर बोली। मिसेस राठौर को कल से खाना इनके कमरे में ही सर्व किया जाए। रुद्राक्ष ने जाते जाते मायरा पर एक सर्द निगाह डाली। मुझे अपने डाइनिंग हॉल में बच्चों वाले ट्रीटमेंट्स पसंद नहीं है। ये कहकर रुद्राक्ष बिना कोई और मौका दिए अपने उसी भारी गुरूर के साथ हॉल के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसकी जूतों की भारी खटखट उन सन्नाटे में गूंजने लगी। मारिया ने राहत की सांस ली कि चलो जान बच गई। उसने इशारे में नौकरों को प्लेट हटाने के लिए कहा। एक सेकंड मिस्टर राठौर। मायरा की वो तेज, तीखी और बगावती आवाज़ उस बड़े से हॉल की दीवारों में से टकराई। रुद्राक्ष के कदम अचानक रुक गए। मायरा ने टेबल का किनारा पकड़ा और दर्द के बावजूद झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी ढीठ चमक थी जो किसी को भी भस्म कर दे। ये हवेली तुम्हारी होगी, मायरा ने अपनी आवाज़ को थोड़ा और ऊंचा करते हुए कहा, जिससे वहाँ खड़े हर गार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं तुम्हारी कोई पालतू बिल्ली नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो बंद कमरे में खाना खाने का फरमान सुना दो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं अपना खाना यहीं खाऊंगी, तुम्हारे साथ। और इसी टेबल पर डाइनिंग हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मारिया के हाथ से कांटा छूटकर टेबल पर गिर पड़ा। बीवी शब्द को इस तरह हथियार बनाकर रुद्राक्ष राठौर पर चिल्लाना, वो भी इतने बदतमीज और बागी लहजे में। गार्ड ने अपनी बंदूकें कसकर पकड़ ली। उन्हें लगा बॉस पलटेंगे और इस लड़की के सिर में सीधा गोली उतार देंगे। रुद्राक्ष ने बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर कोई भयंकर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी डार्क और ठंडी खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। उसने अपनी सर्द काली आंखों से मायरा को घूरा, फिर वहां खड़े मारिया और गार्ड्स पर एक सरसरी निगाह डाली। बाहर जाओ। रुद्राक्ष के गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, लेकिन वो आवाज़ किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। जी बॉस। मारिया की आवाज़ काँप गई। 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा डाइनिंग हॉल खाली हो चुका था। भारी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। अब उस विशाल डाइनिंग हॉल में सिर्फ वो दोनों थे। मायरा की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन उसने अपना गुरूर कम नहीं होने दिया। वो अपनी जगह पर तनकर खड़ी रही। उसे लगा रुद्राक्ष अब टेबल पलट देगा या गुस्से में उसे बालों से पकड़कर घसीटेगा। वो उसके गुस्से का इंतजार कर रही थी, खुद को दिमागी तौर पर उस वार के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ अलग ही किया। वो पलटा और बहुत ही धीमी शिकारी जैसी चाल में चलकर वापस टेबल की तरफ आने लगा। लेकिन वो अपनी कुर्सी पर नहीं गया। वो चलता हुआ सीधा मायरा के पास आया। मायरा की सांसें हलक में अटकने लगी। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि मायरा कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष ने मायरा की भारी लकड़ी की कुर्सी के दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और एक ही झटके में कुर्सी को खिसकाकर बिल्कुल अपने पैरों के करीब कर लिया। मायरा बुरी तरह चौंक गई। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने कुर्सी के हाथों पर हाथ रखकर उसे अपने सीने और कुर्सी से के बीच पूरी तरह कैद कर लिया था। दोनों के बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। बेबी। रुद्राक्ष ने वो शब्द इतनी गहराई और डार्क लहजे में दोहराया कि मायरा के शरीर में एक अजीब सी गर्म सिहरन दौड़ गई। रुद्राक्ष थोड़ा और नीचे झुका।
उसका वो ग्रे कोट जैसा खुरदरा चेहरा मायरा के चेहरे से बस कुछ मिलीमीटर की दूरी पर था। उसकी टॉम फोर्ड परफ्यूम और उस कड़क बारूदी गंध ने मायरा की सोचने समझने की ताकत को धुंधला करना शुरू कर दिया। सुबह तक तो तुम बगावत की आग में जल रही थी मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने अपनी उन गहरी अथाह आंखों को मायरा की आंखों में बिल्कुल गड़ाते हुए फुसफुसाया। अचानक से मेरे इस खोखले रिश्ते और बीवी वाले टैग से इतना प्यार कैसे हो गया? मायरा ने उसे घूरना चाहा, लेकिन इतने करीब से उस इंसान की आंखों का वो तिलिस्म और उसकी वो खतरनाक ऑरा उसे अंदर से कपा रही थी। मैं बस अपने हक। मायरा ने आवाज़ सख्त करनी चाहिए, लेकिन उसके गले में शब्द लड़खड़ा कर निकले। हक। रुद्राक्ष के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक, डार्क और मदहोश कर देने वाली मुस्कान तैर गई। उसने कुर्सी के हत्थे से अपना बायां हाथ हटाया और बहुत ही धीरे से अपनी खुरदरी उंगलियों को मायरा की गर्दन के पास ले गया। मायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्राक्ष ने उसके घावों को बिना छुए अपनी उंगलियों की पोरों को मायरा की ठुड्डी से लेकर उसकी कॉलर बोन तक बहुत ही धीमे और इत्मीनान से फेरा। उसका वो स्पर्श आग की तरह गर्म था। अगर बेबी के हक जताने की इतनी ही बेकरारी है। रुद्राक्ष की आवाज़ अब एक खुरदरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। उसकी गर्म सांसें मायरा के होठों से टकरा रही थी। तो चलो वो सारे काम भी कर लेते हैं जो एक पति पत्नी बंद कमरों में करते हैं। हमारी सुहागरात तो अभी बाकी है ना बेबी? मायरा का दिमाग जैसे सुन पड़ गया। उसने तो सोचा था वो उसे गुस्सा दिलाएगी, उसे ट्रिगर करेगी, लेकिन ये इंसान, ये तो पूरा गेम ही पलटकर उसे एक ऐसे डार्क और फ्लर्टी जोन में ले आया जहां मायरा को सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? दूर हटो। मायरा के गाल गुस्से और अजीब सी शर्म से लाल हो गए। उसने अपने कांपते हुए दोनों हाथ रुद्राक्ष के उस चौड़े और चट्टान जैसे सीने पर रखे और उसे पूरी ताकत से पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो बस अपनी उसी डार्क और इंटेंस स्माइल के साथ उसे देखता रहा। मायरा ने घबराहट में खुद को उस कैद से निकालने के लिए झटके से पीछे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन वो भूल गई थी कि उसने टखनों का गोसट रस्सियों से छिला हुआ है। जैसे ही उसने अपने पैरों पर वो अचानक वाला वजन डाला, उसकी नसों में एक भयंकर ठेस उठी। आह! दर्द के मारे मायरा के मुंह से चीख निकल गई। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। संतुलन बिगड़ गया और वो पीठ के बल सीधा उस कठोर मार्बल के फर्श की तरफ गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, रुद्राक्ष का वो ही भारी हाथ बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा और उसकी नाजुक कमर को हवा में ही जकड़ लिया। रुद्राक्ष ने एक बहुत ही स्मूथ झटके से उसे वापस अपनी तरफ खींचा। मायरा का शरीर सीधा रुद्राक्ष के उस कड़क सीने से जा टकराया। मायरा के दोनों हाथ रिफ्लेक्ट एक्शन से में रुद्राक्ष के कंधों पर जकड़ गए और रुद्राक्ष का दूसरा हाथ उसकी पीठ को थामे हुए था। वो दोनों उस डाइनिंग हॉल के बीचों बीच एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए थे। मायरा की सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। उसका दिल सीने में हथौड़े चला रहा था। रुद्राक्ष की वो गहरी आंखें अभी भी मायरा के चेहरे पर थी, जिनमें अब उस डार्क फ्लर्टिंग की जगह एक अजीब सा ठहराव था। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज़ गूंजती रही। मायरा ने एक गहरी सांस ली। उसका डर और घबराहट अब वापस उस ठीठपन में बदल रही थी। उसने महसूस किया कि रुद्राक्ष ने उसे कितनी मजबूती और कितनी हिफाजत से पकड़ा हुआ था। वो पीछे नहीं हटी। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया, सीधा रुद्राक्ष की उन खौफनाक आंखों में झांका और उसके होठों पर एक बहुत ही बागी लेकिन शरारती सी मुस्कान आ गई। सुबह तो कोई बड़ा भारी ज्ञान दे रहा था। मायरा ने अपने हाथों को रुद्राक्ष के कंधों से नहीं हटाया, बल्कि वहीं टिकाए रखा और अपनी आवाज़ को थोड़ा सा चिढ़ाने वाले अंदाज में किया। रुद्राक्ष की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। मुझे गिरती हुई और टूटी हुई चीज़ें सख्त नापसंद है। मायरा ने बिल्कुल रुद्राक्ष के एटीट्यूड की नकल उतारते हुए फुसफुसाया। मैं किसी को बेवजह पकड़ने का शौक नहीं रखता। मायरा ने एक आईब्रो ऊपर उठाई और उसकी आंखों में झांकते हुए वो आखिरी तीर छोड़ा।
फिर ये सुबह से दूसरी बार मुझे अपनी बाहों में लपेटने की क्या बेकरारी है। मिस्टर राठौर, ऐसा तो नहीं कि मेरे नखरों से चिढ़ते चिढ़ते तुम्हें मेरी और इन एहसानों की आदत पड़ जा रही है। रुद्राक्ष, जो अभी तक उस गेम को कंट्रोल कर रहा था, मायरा के इस अचानक आए और तीखे पलटवार पर एक सेकंड के लिए अंदर से हैरान रह गया। ये लड़की सच में किसी अलग ही मिट्टी से बनी थी। अभी कुछ सेकंड पहले ये उसके इतने करीब आने से कांप रही थी और अब ये उसी की बाहों में कैद होकर उसे ही शर्मिंदा करने का गेम खेल रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों का वो गुरूर वापस ओढ़ा। उसकी जो डार्क स्माइल गायब हो गई थी वो वापस लौट आई। आदत, रुद्राक्ष ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और भी ज़्यादा मजबूत कर दी, जिससे मायरा के शरीर में फिर से एक झुरझुरी दौड़ गई। मुझे सिर्फ एक चीज़ की आदत है बीबी जी, और वो है जीतना। अगर आप गिरोगी तो मैं आपको पकड़ूंगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि मेरी इस दुनिया में आपको पैरों की ज़मीन भी मेरी मर्ज़ी से तय होती है। रुद्राक्ष ने एक झटके से उसे सीधा खड़ा किया, अपना हाथ उसकी कमर से ऐसे हटाया जैसे कोई आग का अंगारा छोड़ दिया हो। अगर उसका वो पति पत्नी वाला रोमांटिक खेल खत्म हो गया हो तो अब आप आराम से डिनर कर लीजिए। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए बहुत ही बेरुखी से कहा, फिर वहां से निकल गया। वहीं मायरा अपने आड़े टेढ़े उसे जात हुए मुंह बना रही थी। रात के उस भारी ड्रामे और रुद्राक्ष के उस खौफनाक उलझा देने वाले फ्लर्ट के बाद मायरा के शरीर ने आखिरकार जवाब दे ही दिया। जब तक 2 मेट्स उसे सहारा देकर उसके कमरे तक लाई, तब तक उसका एड्रेनालिन पूरी तरह उतर चुका था। अब उसे महसूस हो रहा था कि विक्रम की उस बेल्ट ने उसके शरीर का क्या हर्ष किया है। उसे बिस्तर पर लिटाया गया। दर्द की वजह से उसकी आंखें अपने आप बंद हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग के किसी अंधेरे कोने में अभी भी कबीर का वो लहूलुहान चेहरा घूम रहा था। वो कबीर कौन को कैसे निकालेगी, रुद्राक्ष के इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेगी। ये सब सोचते सोचते ही दर्द और भयानक थकान ने उसे गहरी सुन कर देने वाली नींद में धकेल दिया। अगली सुबह जब मायरा की आंखें खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने उठने के लिए करवट लेनी चाहिए, लेकिन एक तीखी चीर देने वाली आवाज़ उसके गले में निकली। रात भर एक ही पोजीशन में सोने की वजह से उसकी सूजी हुई मांसपेशियां और हड्डियां बुरी तरह अकड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरे शरीर पर भारी पत्थर बांध दिए हो। उसे हल्का सा बुखार भी चढ़ गया था। लाख कोशिश और अपने जीनियस दिमाग की सारी इच्छा शक्ति लगाने के बाद भी मायरा आज बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी आज़ाद फितरत को ये बेबसी अंदर ही अंदर मार रही थी, लेकिन शरीर की अपनी एक सीमा होती है। ना चाहते हुए भी उसे उस सुबह का नाश्ता उसी बिस्तर पर नौकरों के हाथों से खाना पड़ा। नीचे हवेली के डाइनिंग हॉल में सुबह के ठीक 8 बजे थे। रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल के सिरे पर बैठा अपने ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। उसका आईपैड सामने रखा था, जहां वो किसी इंटरनेशनल शिपमेंट की फाइल्स चेक कर रहा था, लेकिन उसकी वो सर्द चील जैसी आंखें बार बार उसके दाईं तरफ रखी उस खाली कुर्सी पर जा रही थी, जहां कल रात वो बागी बीवी बैठकर टेबल पर खरोंचे मार रही थी। आज वो कुर्सी खाली थी और रुद्राक्ष राठौर को अपने आसपास चीज़ों का गैर हाजिर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। मारिया, रुद्राक्ष ने बिना आईपैड से नजरें हटाए एक सपाट आवाज़ में पुकारा। मारिया तुरंत आगे आई। जी बॉस, मिसेस राठौर कहाँ हैं? मारिया की हलक सूख गई। बॉस, मैम की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें तेज़ बुखार है और उनके शरीर में इतना दर्द है कि वो आज बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं। हमने नाश्ता वहीं भिजवा दिया है। रुद्राक्ष की उंगलियां जो आईपैड की स्क्रीन पर चल रही थी अचानक रुक गई। उसने बहुत ही धीमे से अपना कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और अपनी वो खौफनाक काली आंखें मारिया पर गाड़ दी। कमरे का तापमान जैसे एक झटके में -डिग्री में चला गया।
तो फिर कल सुबह जो डॉक्टर यहाँ आया था वो क्या करने आया था? रुद्राक्ष की आवाज़ में एक ऐसी ठंडी और जानलेवा झंझलाहट थी जिसने मारिया के पसीने छोड़ दिए। बॉस, वो घाव बहुत गहरे हैं। मारिया हकलाने लगी। मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए मारिया। रुद्राक्ष की आवाज़ अचानक एक खौफनाक दहाड़ में बदल गई जिसने डाइनिंग हॉल में के भारी पर्दों तक को कँपा दिया। मेरे घर में कोई लाचार होकर बिस्तर पर पड़े, ये मेरे रुतबे की तौहीन है। शहर के सबसे बेस्ट सर्जन और फिजिशियन को अभी इसी वक्त हवेली में बुलवाओ। अगर कल सुबह तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई तो मैं उस डॉक्टर का क्लिनिक उसी के ऊपर गिरवा दूंगा। मारिया खौफ से कांपते हुए बस सिर हिला पाई। रुद्राक्ष ने अपना नैपकिन टेबल पर फेंका, अपनी घड़ी पहनी और बिना कोई और बात किए अपने असिस्टेंट के साथ हवेली के बाहर निकल गया। उसका शेड्यूल बहुत टाइट था। वो कोई आशिक नहीं था जो बीवी के सिरहाने बैठकर दिन भर उसके बाल सहलाता। उसका काम, उसका सिंडिकेट उसके लिए सब कुछ था। रात के करीब 11:30 बजे जब रुद्राक्ष वापस हवेली लौटा तो वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। मारिया ने उसका कोट लेते हुए बहुत ही दबी हुई आवाज़ में रिपोर्ट दी। बॉस, डॉक्टर ने आकर मैम को हाई डोज पेन किलर्स और ड्रिप दी थी। उनका बुखार अब उतर गया है, वो सो रही हैं। रुद्राक्ष ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस एक सर्द सी हामी भरी। उसने कोट की स्लीव्स को फोल्ड किया और सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूरी हवेली एक खौफनाक और गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। मायरा की आँख अचानक खुली। उसके गले में जैसे रेगिस्तान की रेत भर गई थी। दवाइयों के भारी डोज और बुखार उतरने की वजह से उसे एक भयंकर और जानलेवा प्यास लग रही थी। उसके होंठ पूरी तरह सूखकर पापड़ी बन चुके थे। उसने अपनी साइड टेबल पर देखा, पानी का जग खाली था। पास ही नौकरों को बुलाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक बजर रखा था। मायरा ने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन फिर रुक गई। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी किसी नौकर से पानी तक नहीं मांगा था। दूसरों पर निर्भर रहना, किसी के आगे हाथ फैलाना उसकी फितरत में ही नहीं था। मैं खुद ले लूँगी, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। मायरा ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को ज़मीन पर रखा। शरीर में अभी भी दर्द था लेकिन सुबह जैसी अकड़न नहीं थी। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि उसका सिर किसी भारी पेंडुलम की तरह घूम रहा था। वो दीवार का सहारा लेती हुई नंगे पैर हवेली के उस विशाल और अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरते हुए सीढ़ियों की तरफ आई। हवेली का मेन किचन और ओपन बार एरिया ग्राउंड फ्लोर पर था। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे हर एक कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर पड़ेगी, लेकिन अपने जीनियस और बागी दिमाग की जिद के आगे उसने अपने शरीर को हारने नहीं दिया। किचन एरिया में गुप अंधेरा था। सिर्फ बाहर लॉन की कुछ हल्की सी नीली रोशनी कांच की बड़ी खिड़कियों के अंदर आ रही थी। मायरा ने किचन के मार्बल काउंटर का सहारा लिया। उसे सामने ही एक भारी क्रिस्टल का वाटर जग और कुछ ग्लासेस रखे हुए दिखे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक क्रिस्टल का ग्लास उठाया और दूसरे हाथ से उस भारी जग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दवाइयों की वजह से उसकी उंगलियों में ताकत ही नहीं थी। जैसे ही उसने जग को हल्का सा टेढ़ा किया, गिलास उसके हाथ से फिसल गया। क्रिस्टल के उस महंगे ग्लास के फर्श पर गिरकर चकनाचूर होने की आवाज़ उस रात के सन्नाटे में बहुत भयानक लगी। पानी फर्श पर फैल गया और कांच के नुकीले टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मायरा ने अपनी आंखें मींच ली। शिट, उसने झुंझलाहट में बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा अब हवेली के गार्ड्स भाग कर आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आदत के अनुसार उस बिखरे हुए कांच को समेटने के लिए अपने घुटनों के बल नीचे फर्श पर झुकने लगी। उसे इस बात का इंतज़ार नहीं था कि कोई नौकर आकर उसकी गंदगी साफ करे, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुकी, मेरी हवेली के क्रिस्टल ग्लासेस से कोई पुश्तैनी दुश्मनी है आपकी, या फिर आपने हाथों में से खून बहाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है? एक बेहद भारी, खुरदरी और अंधेरे को चीर देने वाली आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे से आई। मायरा बुरी तरह चौंक गई। उसका सिर पहले ही चकरा रहा था। इस अचानक आई आवाज़ से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो फर्श पर रखे कांच के टुकड़ों पर गिरते ही वाली थी कि उसने फुर्ती से अपने हाथ काउंटर पर टिका लिए। अचानक किचन के ओपन बार एरिया के ऊपर
लटकी हुई एक बेहद मध्यम डार्क पीली पेंडेंट लाइट ऑन हुई। रोशनी होते ही मायरा ने पलट कर देखा। रुद्राक्ष वहां बार काउंटर के दूसरी तरफ एक ऊंचे स्टूल पर बैठा हुआ था। उसने कोई सूट नहीं पहना था, बस एक डार्क चारकोट शर्ट थी जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसके एक हाथ में आधा भरा हुआ विस्की का ग्लास था और दूसरे हाथ में एक महंगा क्यूबन सिगार जिसका धुआं उसके चेहरे के चारों ओर एक रहस्यमय साया बना रहा था। वो जाने कब से उस अंधेरे में बैठा उसे देख रहा था। वो अपनी उस खतरनाक शिकारी वाली खामोशी के साथ उसे घूर रहा था। तुम वहाँ अंधेरे में क्या कर रहे थे? मायरा ने अपना सिर पकड़ते हुए थोड़ा चिढ़कर पूछा। कमजोरी की वजह से उसकी आवाज़ में वो पहले वाली दहाड़ नहीं थी, लेकिन चिढ़ पूरी थी। ये मेरा घर है मिसेस राठौर। रुद्र ने सिगार का एक कश लिया और धुआं बहुत ही इत्मीनान से हवा में छोड़ते हुए कहा, मैं अपनी चीज़ों पर और अपने अंधेरों पर नज़र रखना अच्छे से जानता हूँ। सवाल ये है कि 104 डिग्री बुखार से उठकर आप इस वक्त यहाँ बर्तनों की तोड़फोड़ क्यों कर रही हैं? मुझे प्यास लगी थी। मायरा ने काउंटर का सहारा लेकर खुद को सीधा खड़ा रखने की कोशिश की। दुनिया अभी भी उसके आगे हल्की सी घूम रही थी। आपके बिस्तर के बगल में एक बजर है। रुद्राक्ष की आवाज़ बिल्कुल सपाट और कोल्ड थी। उसे दबाने से नौकर पानी लेकर आते हैं। ये बात आपकी समझ से बाहर है या आपने अपनी इस बगावत को अपनी बेवकूफ़ी में बदल लिया है? मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की या अपने काम के लिए किसी नौकर की मोहताजी की आदत नहीं है। मायरा ने अपनी सूखी हुई आंखों से रुद्राक्ष को घूरते हुए जवाब दिया। रुद्राक्ष के होठों पर एक डार्क व्यंग भरी मुस्कान आ गई। फिर आदत डाल लो। रुद्राक्ष अपनी जगह से बहुत ही धीमी गति से खड़ा हुआ। उसने अपना विस्की का गिलास वहीं छोड़ा, क्योंकि आपका ये मैं सब खुद कर लूँगी वाला गुरूर इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आएगा। रुद्राक्ष चलते हुए मायरा की तरफ आया। उसके भारी इटालियन जूतों के नीचे एक कांच का टुकड़ा कड़क की आवाज़ के साथ टूटकर और बारीक हो गया। मायरा का सिर फिर से घूमा। उसकी उंगलियों की पकड़ काउंटर पर कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन वो उस इंसान के सामने गिरना नहीं चाहती थी। उसने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया ताकि चक्कर आने की भनक रुद्राक्ष को ना लगे। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसने बस मायरा के उस पीले पड़ चुके पसीने से भीगे चेहरे को अपनी पारखी नज़रों से देखा। रुद्राक्ष ने बिना कोई भाव दिखाए मायरा के बगल से एक नया क्रिस्टल ग्लास उठाया। उसने एक भारी जग को अपने एक ही हाथ से उठाया और उसमें पानी भर दिया। मायरा को लगा कि वो पानी उसे दे देगा और उसने गिलास लेने के लिए अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रुद्राक्ष ने वो गिलास उसे नहीं दिया। उसने गिलास को अपने हाथ में ही पकड़े रखा और अपना दूसरा हाथ मायरा के पीछे काउंटर पर टिकाकर उसे अपने और उस मार्बल के बीच एक छोटे से दायरे में कैद कर लिया। मायरा की सांसें एक पल के लिए रुक गई। रुद्राक्ष की वो बेरुखी और विस्की की मिली जुली महक उसके कमज़ोर दिमाग को सुन कर रही थी। पानी चाहिए आपको मिसेस राठौर? रुद्राक्ष ने गिलास को मायरा के होठों के से कुछ इंच दूर रोकते हुए एक बेहद सर्द और अथॉरिटेटिव लहजे में कहा, चाहिए क्या? चुपचाप से दीजिए मुझे। मायरा ने चिढ़कर गिलास पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे हल्का सा पीछे कर लिया। आप मेरी आंखों में देखकर बात नहीं कर रही हैं। कुछ हुआ है आपको? रुद्राक्ष की आवाज़ अब एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। आपको लगता है कि आप मुझसे बिना कोई मदद मांगे ये दिखा दोगी कि आप कितनी मजबूत हो? तो फिर ये मजबूती नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, और मुझे बेवकूफ़ लोग अपनी इस हवेली में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मायरा ने अपनी भारी पलकी उठाई और सीधा रुद्राक्ष की उन काली खौफनाक आंखों में झांका। तुम्हारी परेशानी क्या है? मायरा की आवाज़ खुरदरी थी, लेकिन उसमें एक चुभन थी। अगर मैं नौकरों से पानी मांगूं तो तुम्हें प्रॉब्लम, खुद पानी पीने आऊं तो तुम्हें प्रॉब्लम। क्या इस हवेली में सांस लेने के लिए भी मुझे तुमसे कोई परमिट लेना पड़ेगा?
रुद्राक्ष की आंखों में वो जो डार्क और खतरनाक सी चमक थी वो और भी गहरी हो गई। परमिट नहीं। रुद्राक्ष ने अपनी आवाज़ को और भी नीचा किया, इतना कि वो आवाज़ सीधा मायरा की रूह में उतर जाए। मुझे सिर्फ ये जताना है कि जब आप मेरे सामने खड़ी होती हो तो आपका ये सारा गुरूर, आपकी ये सारी आज़ादी मेरे एक इशारे की मोहताज होती है। ये कहते ही रुद्राक्ष ने वो पानी का गिलास मायरा के कांपते हाथों में नहीं पकड़ाया, बल्कि उसने खुद उस ठंडे गिलास के किनारे को मायरा के सूखे हुए होठों से लगा दिया। मायरा पूरी तरह सन्न रह गई, उसकी आंखें फैल गई। वो उसे खुद अपने हाथों से पानी पिला रहा था। रुद्राक्ष का ये कदम इतना अनएक्सपेक्टेड और इतना साइकोलॉजिकल था कि मायरा कोई विरोध ही नहीं कर पाई। उसने धीरे धीरे वो पानी पिया। वो ठंडा पानी जैसे ही उसके गले से नीचे उतरा, उसे लगा जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। जब गिलास खाली हो गया तो रुद्राक्ष ने उसे वापस काउंटर पर रख दिया। मायरा अभी भी उसी शौक में खड़ी थी। वो इंसान जो एक पल में किसी खूंखार दानव की तरह पेश आता है, वो अगले ही पल ऐसी चीज कर देता था जो किसी के भी दिमाग के पेच ढीले कर दे। अब रुद्राक्ष ने अपना हाथ काउंटर से हटाया और अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए एक परफेक्ट डिक्टेटर की तरह कहा, चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ो और वापस अपने कमरे में जाओ, और अगर बीच में चक्कर खाकर गिरी तो मैं आपको हर बार की तरह उठाने नहीं आऊँगा, बल्कि सुबह तक आपको इसी फर्श पर पड़े रहने दूंगा। मायरा ने उसे घूर कर देखा। वो उसे बोलना चाहती थी लेकिन कौन ही पागल इंसान से मूड मारे। उसने अपने आप में बहाना बनाया और वहाँ से चली गई। वही रुद्राक्ष वहीं खड़ा रहा। उसने अपने जेब से लाइटर निकाला और अपनी बुझ चुकी शिगार को दोबारा जलाया। शिगार की उस लाल रोशनी में रुद्राक्ष के होठों पर एक अजीब ही गहरी और डार्क मुस्कान तैर रही थी। मायरा सूर्यवंशी वाकई कोई मामूली मोहरा नहीं थी। वो एक ऐसी आग थी जिसे हवा देने में अब इस मास्टरमाइंड को भी मज़ा आने लगा था। अगले कुछ दिन राठौर मैंशन में एक अजीब सी खामोशी में गुजरे। मायरा के शरीर के घाव अब धीरे धीरे भर रहे थे। उसने अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस खाली वक्त में हवेली के चप्पे चप्पे को, नौकरों की टाइमिंग को और गार्ड्स की शिफ्ट्स को अपने दिमाग में मैप करना शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि कबीर को आज़ाद कराने के लिए उसे पहले इस सोने के पिंजरे की हर एक कड़ी को समझना होगा। दूसरी तरफ रुद्राक्ष इन दिनों हवेली में बहुत कम नजर आता था। वो अपने सिंडिकेट के कामों और अंडरवर्ल्ड की उन उलझी हुई चीज़ों में इतना बिजी था कि उसने मायरा के कमरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसी थी। हवेली के दूसरे विंग में रुद्राक्ष के उस खौफनाक और डार्क स्टडी रूम में रुद्राक्ष अपनी भारी लेदर चेयर पर बैठा एक वेंटिंग शिगार का धुआं हवा में छोड़ रहा था। सामने उसका सबसे वफादार और राइट हैंड मैन जैकी खड़ा था। जैकी के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। बॉस, जैकी ने फाइल टेबल पर रखते हुए बहुत ही संभल कर कहा, सिंडिकेट के वो पुराने बुड्ढे, मेरा मतलब है बोर्ड के मेंबर्स, वो लोग फिर से सवाल उठा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड में अफवाह फैल रही है कि राठौर खानदान के उस पुराने कानून को पूरा करने के लिए आपने शादी का सिर्फ एक नाटक रचा है। उनका कहना है कि अगर सच में राठौर मैंशन में कोई मिसेस राठौर आई है तो उसे आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं। उन्हें शक है कि गद्दी पर अपना आखिरी कब्जा जमाने के लिए आपने कोई चाल चली है। रुद्राक्ष ने शिगार का एक लंबा कश लिया। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खूंखार चमक थी जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देख रहा हो। शक करना उन कुत्तों की पुरानी आदत है जाएगी। रुद्राक्ष ने शिगार एस्टे में मसलते हुए अपनी उस भारी और सदे आवाज में कहा, और उनका ये शक मेरी उस कुर्सी के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उन्हें सबूत चाहिए तो हम उन्हें सबूत ही नहीं, पूरा का पूरा तमाशा देंगे। रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने जैकेट के बटन बंद किए और एक बहुत ही डार्क मुस्कान के साथ कहा, आज रात हवेली में सिंडिकेट की मीटिंग और एक फॉर्म डिनर होस्ट करो। उन सबको बुलाओ। आज रात उन्हें पता चल जाएगा कि राठौर की बीबी कोई परछाई नहीं, साक्षात एक ऐसी आग है जिसे छूना तो दूर, देखने से भी उनकी आंखें जल जाएंगी।
उसी शाम मायरा के कमरे का दरवाज़ा खुला। मारिया और 3 और मेड्स अंदर आई। उनके हाथों में कई सारे शॉपिंग बैग्स और एक बहुत ही बड़ा ब्लैक वेलवेट का डिब्बा था। ये क्या है? मायरा ने अपनी किताब बंद करते हुए अपनी बागी आंखों से मारिया को घूरा। मैम, आज रात हवेली में बॉस ने एक बहुत बड़ी सिंडिकेट मीटिंग और डिनर रखा है। मारिया ने उस भारी डिब्बे को बिस्तर पर बहुत ही इज्जत के साथ रखते हुए कहा। अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े और ख़तरनाक लोग आ रहे हैं। बॉस ने आपके लिए ये डिज़ाइनर गाउन भिजवाया है और आदेश दिया है कि आप ठीक 8 बजे नीचे हॉल में मौजूद रहे। मायरा ने उस डिब्बे को खोला। अंदर एक बेहद शानदार डार्क एम्ब्रॉयड ग्रीन रंग का गाउन था। वो कोई आम गाउन नहीं था। वो रेशम और वेलवेट का एक ऐसा मास्टरपीस था जो किसी भी रानी के रुतबे को मात दे दे। लेकिन मायरा को ये सब देखकर कोई खुशी नहीं हुई। उसे बस रुद्राक्ष का वो डिक्टेट वाला आदेश सुनाई दिया। मैं उनके कोई शो पीस नहीं हूँ जिसे वो अपने गुंडों के सामने सजाकर पेश करे। मायरा ने उस डिब्बे को वापस बंद करते हुए चिढ़कर कहा, जाकर अपने बॉस से कह दो कि मुझे इन खोखली पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं पहन रही ये। मारिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मैम, बॉस ने कहा है कि अगर आप ऐसा कुछ कहे तो मैं आपको उनका एक मैसेज दे दूँ। क्या मैसेज? मायरा ने अपनी आईब्रो सिकोड़ी। मायरा ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, बॉस ने कहा है कि या तो तुम चुपचाप ये गाउन पहनकर एक सिंडिकेट क्वीन की तरह नीचे उतर आओ, या फिर मैं खुद इस कमरे में आऊँगा और तुम्हें अपने हाथों से ये गाउन पहनाकर नीचे ले जाऊँगा। चॉइस तुम्हारी है। रुद्राक्ष का ये बेशर्म और ख़तरनाक मैसेज सुनते ही मायरा का खून खौल गया। इडियट, खुद को समझता क्या है? उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। वो उस गाउन को उठाकर फेंकने ही वाली थी कि अचानक उसने जीनियस दिमाग में एक बत्ती जलाई। सिंडिकेट मीटिंग, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े लोग, इसका मतलब विक्रम सूर्यवंशी के दुश्मन भी वहाँ होंगे। रुद्राक्ष के बिजनेस के राज और माफिया दुनिया की कमजोरियाँ, ये सब मुझे उस बंद कमरे में नहीं बल्कि उन लोगों के बीच जाकर ही पता चलेगी। अगर मुझे कबीर को आज़ाद कराना है तो मुझे इस राठौर बीवी वाले रुतबे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना ही होगा। मायरा के होठों पर एक सर्द कैलकुलेटिव मुस्कान आ गई। मारिया, उसने पलटकर कहा, मुझे तैयार करो, लेकिन याद रहे मेरा मेकअप किसी लाचार बीवी जैसा नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि नीचे खड़े उन गुंडों को लगे कि उनकी मौत सीढ़ियों से उतर रही है। रात के 8 बज चुके थे। हवेली का मेन हॉल किसी रॉयल विंटेज क्लब जैसा लग रहा था। क्रिस्टल के झूमर, महंगी वाइन और पूरे हॉल में खड़े डार्क सूट पहने हुए वो खूंखार माफिया बॉसेस और सिंडिकेट के मेंबर्स। रुद्राक्ष हॉल के बीचों बीच खड़ा था। ब्लैक टैक्सीडो, परफेक्टली सेट बाल और चेहरे पर वही खौफनाक गुरूर। वो एक हाथ में वाइन लिए उन बूढ़े बॉसेस की बातें सुन रहा था जो दबी आवाज़ में अभी भी उसकी शादी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी हवेली की उन विशाल घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर किसी के हील्स की खटखट आवाज़ गूंजी। आवाज़ इतनी सदी हुई और भारी थी कि पूरे हॉल का शोर एक झटके में शांत हो गया। सबकी नज़रें ऊपर सीढ़ियों की तरफ उठ गई। रुद्राक्ष ने भी अपना वाइन का गिलास होठों से लगाते हुए अपनी नज़रें ऊपर की और अगले ही सेकंड उसका हाथ वहीं हवा में जम गया। सीढ़ियों से सबसे ऊपरी हिस्से पर मायरा खड़ी थी। वो डार्क एम्पायर ग्रीन रंग का वो सिल्क गाउन उसके शरीर से इस तरह लिपटा हुआ था जैसे वो उसी के लिए बना हो। गाउन का रंग उसके गोरे रंग और उन बागी आँखों को और भी ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमय बना रहा था। उसने कोई भारी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, सिर्फ गले में एक बारीक सा डायमंड पेंडेंट था जो उसकी कॉलर बोन पर चमक रहा था। उसके बाल एक मैसी लेकिन बेहद क्लासी बन में बंधे थे और उसके चेहरे पर वो ही पुराना खौफनाक और ढीठ गुरूर था। वो सच में किसी माफिया की मजबूत बीवी नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड की रानी लग रही थी। रुद्राक्ष जो दुनिया की किसी भी चीज़ से हैरान नहीं होता था, उस एक पल के लिए पूरी तरह सुन्न रह गया। उसकी वो सर्द और अथाह आंखें मायरा के उस रूप पर जाकर इस कदर ठहर सी गई वो पलक झपकाना भी भूल गया।
वो हरा रंग, वो कातिलाना चाल और मायरा की आंखों की वो बेखौफ आग रुद्राक्ष के उस लोहे के दिल में एक ऐसी अजीब सी धड़कन पैदा कर रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। पूरा हॉल उस राठौर मिसेज को देखकर खौफ और इज्जत से कांपने लगा। सिंडिकेट के उन बुड्ढों के मुंह बंद हो चुके थे। मायरा सीढ़ियां उतरने लगी, उसकी नजरें सीधा रुद्राक्ष की आंखों से टकरा रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से आखिरी कदम पर पहुंचती है, रुद्राक्ष अपने उस ट्रांस से बाहर आया। उसने अपना वाइन का गिलास पास खड़े जैकी को थमाया और बहुत ही सधे हुए लेकिन डार्क कदमों से चलकर मायरा के बिल्कुल सामने आ गया। मिसेस राठौर, रुद्राक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ में एक ऐसा भारीपन था जो मायरा के रोंगटे खड़े कर रहा था। मायरा ने कोई नखरा नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि ये एक परफॉर्मेंस है। उसने अपना नाजुक हाथ रुद्राक्ष के उस भारी और कठोर हाथ में रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ रखा, रुद्राक्ष ने उसे अपनी तरफ इस कदर जोर से खींचा कि मायरा का शरीर सीधे रुद्राक्ष के कड़क सीने से जा टकराया। मायरा की सांसें हलक में अटक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष का वो भारी, गर्म और कठोर हाथ उसकी कमर पर जाकर ऐसे जकड़ गया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ पर अपना कब्जा जता रहा हो। उसकी पकड़ इतनी पॉजिटिव और मजबूत थी कि मायरा के शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। क्या क्या कर रहे हो? मायरा ने अपने दांत पीसते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में फुसफुसाया। रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा मायरा के कान के बिल्कुल करीब झुकाया। उसकी वो टॉम फॉर्म परफ्यूम और गन पाउडर की गंध मायरा के दिमाग को सुन कर रही थी। उन कुत्तों के लिए मुस्कुराओ बेबी। रुद्राक्ष ने मायरा के कान के पास अपने होठ ले जाकर बहुत ही डार्क और इंटेंस लहजे में फुसफुसाया। दुनिया को लग रहा था कि वो उसे कोई रोमांटिक बात कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक खौफनाक साजिश थी। जो तुम्हारे पति की गद्दी छीनने का सपना देख रहे हैं, आज उन्हें दिखा दो कि रुद्राक्ष राठौर की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाहों में है। ये कहते ही रुद्राक्ष ने पूरी महफिल के सामने बहुत ही अधिकार और प्यार जताते हुए मायरा के माथे के किनारे पर अपने होठ रख दिए, और वो स्पर्श, वो किस इतना गर्म और अनपेक्षित था कि मायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल सीने में पागलों की तरह धड़कने लगा। ये इंसान जो बंद कमरों में उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, जो उसके दर्द को कमज़ोरी कहता था, वो दुनिया के सामने उसे ऐसे छू रहा था जैसे वो उसकी जान हो। ये रुद्राक्ष का वो दोहरा रूप था जिसने मायरा जैसे जीनियस दिमाग को भी पूरी तरह चकरा कर रख दिया था। रुद्राक्ष ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और टाइट की और उसे सिंडिकेट के मेंबर्स की तरफ ले गया। जेंटलमैन, रुद्राक्ष ने आवाज़ पूरे हॉल में किसी दहाड़ की तरह गूंजी, मिलिए माय वाइफ मायरा रुद्राक्ष राठौर से, मेरी रियासत की एक लौती मालिका। सिंडिकेट ने उन खूंखार बॉसेस ने तुरंत अपने सिर झुका लिए। मायरा ने देखा कि कैसे रुद्राक्ष का एक इशारा और उसकी ये पॉजिटिव पति वाली एक्टिंग इन खतरनाक गुंडों के पसीने छुड़ा रही थी। मीटिंग के दौरान रुद्राक्ष ने मायरा को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने दिया। वो जब भी किसी से बात करता, उसका हाथ मायरा की नंगी कमर पर ही रहता। कभी वो अपनी उंगलियों से उसके बालों को हल्का सा सहला देता, तो कभी उसके कान के पास झुककर ऐसे बात करता जैसे कोई बहुत ही गहरा आशिक हो। मायरा अंदर ही अंदर इस डार्क फ्लर्टिंग और उस भारी स्पर्श से पिघल भी रही थी और चिढ़ भी रही थी। तुम्हारी ये एक्टिंग की दुकान अब बंद हो जानी चाहिए। मायरा ने उसके होठों पर एक झूठी स्माइल चिपकाए हुए रुद्राक्ष की बहुत ही तीखे लहजे में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे इस दिखावे से घुटन हो रही है। रुद्राक्ष ने वाइन का एक घूंट लिया। वो मुस्कुराया। उसने अपना अंगूठा मायरा की कमर के नंगे हिस्से पर बहुत ही इत्मीनान से फेरा, जिससे मायरा की सांसें फिर से उखड़ गई और वो उसकी आंखों में सीधा देखते हुए फुसफुसाया, घुटन हो रही है या इस दिखावे में आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा है मिसेस राठौर? रुद्राक्ष की आंखों में वो शैतानी और फ्लर्टी चमक थी जिसने मायरा को पूरी तरह निहत्था कर दिया। ये अंडरवर्ल्ड है। यह इंसान अपनी असलियत से नहीं, अपने खौफ और अपने दिखावे से ज़िंदा रहता है, और आपको मेरी इस दिखावे की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये गेम अभी तो बस शुरू हुआ है। मायरा उसे घूरती रह गई। वो उसे बेनकाब करना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष का वो पॉजिटिव टच और वो गहरा आई कांटेक्ट मायरा को एक ऐसे
चक्रव्यूह में फंसा रहा था, जहां से बाहर निकलना कबीर को बचाने से भी ज़्यादा खतरनाक और नामुमकिन लगने लगा था। सिंडिकेट के कई मेंबर्स आकर उन्हें बधाई दे रहे थे, लेकिन तभी महफिल के बीचों बीच से एक ऐसा शख्स आगे बढ़ा जिसके आते ही आसपास खड़े बाकी लोग इज्जत से पीछे हट गए। वो सिंडिकेट का सबसे पुराना और रुद्राक्ष के पिता के समय का बोर्ड मेंबर का था भवानी सिंह, और उसके साथ चल रही थी उनकी इकलौती बेटी तारा। तारा देखने में किसी सुपर मॉडल जैसी थी। वाइन रेड रंग का एक बेहद कोल डिज़ाइनर गाउन, डायमंड की भारी ज्वेलरी और चेहरे पर एक ऐसा घमंड जो उसकी परवरिश की गवाही दे रहा था। लेकिन उस घमंड के पीछे उसकी आंखों में एक ऐसी भयंकर खोलती हुई जलन थी जो सीधा मायरा को चीर देना चाहती थी। तारा सालों से रुद्राक्ष को अपना बनाने के लिए सपने देख रही थी। वो खुद को इस अंडरवर्ल्ड की होने वाली मालकिन बना रही थी, और आज रुद्राक्ष की बाहों में किसी और लड़की को इस तरह अधिकार के साथ देखकर उसका खून खौल रहा था। भवानी सिंह के चेहरे पर भी एक अजीब सी तल्खी सी। वो रुद्राक्ष के सामने आकर रुका। तारा ने रुद्राक्ष को एक बेहद मोहक और चाहत भरी नज़र से देखा, लेकिन रुद्राक्ष की वो सर्द आंखें उस पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। मुबारक हो रुद्राक्ष, भवानी सिंह ने अपने होठों पर एक बहुत ही झूठी और कड़वी मुस्कान लाते हुए कहा। सुना था तुमने राठौर खानदान के गद्दी के लिए शादी कर ली है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम अपनी इस रियासत की आधी मालकिन इस एक नाजायज़ खून को बना दोगे। नाजायज़ खून, ये शब्द सुनते ही मायरा के शरीर में एक करंट सा दौड़ा। उसकी बगावती आंखें झटके से भवानी सिंह पर उठी। वो कोई बेबस लड़की नहीं थी जो ऐसी बेइज्जती सुन लेती। उसने पलटकर जवाब देने के लिए अपने होठ खोले ही थे कि रुद्राक्ष की उंगलियां जो मायरा की कमर पर थी अचानक इतनी जोर से कसी कि मायरा का शरीर सीधा रुद्राक्ष के सीने से और भी कसकर सट गया। रुद्राक्ष ने अपने वाइन के गिलास को अपनी उंगलियों में हल्का सा घुमाया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई चीख पुकार नहीं थी। वो इंसान हमेशा की तरह बेहद शांत था, लेकिन उसकी वो खामोशी भवानी सिंह के लिए किसी मौत के साया जैसा था। सर, रुद्राक्ष की आवाज़ बहुत ही धीमी, तहजीब से भरी, लेकिन किसी बर्फीली खंजर की तरह खतरनाक थी। आप मेरे पिता के दोस्त हैं, इसलिए आज आपकी ये गुस्ताखी मैं सिर्फ एक गलत फहमी समझकर माफ़ कर रहा हूँ। रुद्राक्ष ने वाइन का एक घूंट लिया और अपनी वो खौफनाक काली आंखें सीधा भवानी सिंह की आंखों में गाड़ दी। ये राठौर मैंशन है। रुद्राक्ष का लहजा अब एक डिस्ट्रैक्ट वाला हो चुका था, और मेरी बाहों में खड़ी ये लड़की अब विक्रम सूर्यवंशी की बेटी नहीं, बल्कि मिसेस मायरा रुद्राक्ष राठौर है। इसके वजूद को, इसके खून को अब मेरा नाम मिल चुका है, और अगर अगली बार किसी की जबान से मेरी बीवी के लिए ऐसे शब्द निकले तो मुझे बुजुर्गों की जबान काटने और उनकी लाशें इसी हवेली के पीछे गाड़ने में हिचकिचाहट नहीं होगी। रुद्राक्ष ने अपने होठों पर एक बहुत ही ठंडी और शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा, उम्मीद है आप मेरी इस तहजीब को अपना अपमान नहीं समझेंगे। भवानी सिंह का चेहरा एक ही झटके में सफ़ेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि रुद्राक्ष राठौर सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का भी शौक रखता है। तारा ये सब देखा नहीं जा रहा था उससे। रुद्राक्ष का मायरा के लिए इस तरह पूरी महफिल के सामने स्टैंड लेना उसे अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रहा था। ओह डैड, बस मजाक कर रहे थे रुद्राक्ष। तारा ने तुरंत बात संभालने के लिए एक बहुत ही बनावटी और मीठी आवाज़ निकाली। फिर वो मायरा की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में वो जहर साफ झलक रहा था। हाय मायरा, मुझे लगता है तुम्हें अपना गाउन थोड़ा सेट करने की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉशरूम तक ले चलूँ। मायरा तारा की इस मीठी छुरी वाली चाल को एक सेकंड में समझ गई थी, क्योंकि अगर उसे कहीं जाना भी था तो वह एक मेड से पूछ सकती थी। वह ज़रूरी नहीं थी कि वही लेकर जाती। वो जानती थी कि ये लड़की उसे कोने में ले जाकर अपनी जलन निकालना चाहती है। मायरा को इन अमीरजादियों के ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज वो खुद भी अंदर से काफ़ी अग्रेसिव मूड में थी। जिद कर रही हो तो चलो। मायरा ने रुद्राक्ष की तरफ से अपनी कमर छुड़ाते हुए तारा को एक बहुत ही सर्द और कॉन्फिडेंट लुक दिया। रुद्राक्ष ने उसे रोका नहीं।
उसने बस अपना हाथ मायरा की कमर से हटाया और अपनी वही खामोश और कैलकुलेटिव नज़रों से उसे जाते हुए देखा। उसे पता था कि उसकी ये बागी बीवी किसी के आगे दबने वाली नहीं है। हवेली के उस विशाल मार्बल और सोने की नक्काशी वाली वॉशरूम में कदम रखते ही तारा के चेहरे का वो सारा मीठापन किसी सस्ते मेकअप की तरह उतर गया। वॉशरूम में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। तारा ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पलटकर मायरा को एक बेहद घटिया और हिकारत भरी नज़र से देखा। तुझे क्या लगा? तारा अपनी जगह पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ अब एक सिसकते हुए सांप की तरह फुसफुसा रही थी। रुद्राक्ष ने वहाँ सबके सामने जो ये पति पत्नी वाला ड्रामा किया, उससे तू सच में राठौर खानदान की मालकिन बन गई। अपनी औकात देख, तू बस एक समझौता है, एक कठपुतली जिसे रुद्राक्ष ने सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए खरीदा है। मायरा वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसने तारा की इन जहरीली बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बहुत ही आराम से अपना क्लच खोला, उसमें से अपनी डार्क रेड लिपस्टिक निकाली और शीशे में देखते हुए अपने होठों पर सेट करने लगी। मायरा की ये बेपरवाही तारा को और भी ज़्यादा पागल कर रही थी। तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? तारा 2 कदम आगे बढ़ी। रुद्राक्ष जैसे मर्द को मुझ जैसी क्लास और औकात वाली औरतें चाहिए होती है, तेरी जैसी एक सड़क छाप नौकरानी नहीं। आज रात भले ही वो तुझे दुनिया के सामने पेश कर रहा हो, लेकिन याद रखना वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। उसके बिस्तर तक, उसके दिल तक सिर्फ मेरी पहुँच है। तू कल भी एक कचरा थी और आज एक एमराल्ड गाउन में भी तेरी हैसियत उस कचरे से ज़्यादा नहीं है। तारा ज़ोर ज़ोर से हाफ रही थी। उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। उसे लगा था कि मायरा अब रो पड़ेगी या कम से कम डर कर जवाब देगी। मायरा ने बहुत ही इत्मीनान से अपनी लिपस्टिक बंद की। उसने उसे क्लच में रखा और क्लिक की आवाज़ के साथ क्लच बंद किया। वॉशरूम के उस सन्नाटे में वो टिक की आवाज़ बहुत भारी लगी। मायरा बहुत ही धीमे से पलटी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वहाँ बस एक बेहद खौफनाक, सर्द और साइको वाली मुस्कान थी। वो मुस्कान जो उसने रुद्राक्ष से सीखी थी। मायरा अपने कदम बढ़ाते हुए तारा के बिल्कुल करीब आ गई। तारा अपनी लंबाई के बावजूद मायरा की उस खतरनाक ऑरा के सामने अचानक छोटी लगने लगी। भाषण खत्म हो गया। मायरा ने अपने होठों की वो डार्क स्माइल बरकरार रखते हुए बहुत ही मुलायम लेकिन खौफनाक आवाज़ में पूछा, या अपनी अधूरी हसरतों का कुछ और रोना बाकी है? तारा की आंखें फैल गई। वट? मायरा ने तारा के कंधे पर अपना हाथ रखा। वो कोई मारपीट वाला स्पर्श नहीं था, बल्कि एक ऐसा टच था जैसे कोई किसी बेवकूफ़ बच्चे को समझा रहा हो। मुझे तुम्हारी इस क्लास और औकात के ज्ञान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मायरा ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए सीधा उसकी आंखों में झांका। तुम कह रही हो ना कि रुद्राक्ष मुझे प्यार नहीं करता? बिल्कुल सही कह रही हो। वो मुझसे नफरत करता है। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। तारा के चेहरे पर एक सेकंड के लिए जीत की चमक आई, लेकिन मायरा ने अपना आखिरी और सबसे जानलेवा पत्ता अगले ही सेकंड फेंक दिया। लेकिन फिर भी मायरा तारा के कान के बिल्कुल करीब झुकी। उसकी आवाज़ अब किसी नंगी तलवार की तरह तारा की गुरूर को काट रही थी। अब बिना प्यार वाले रिश्ते के बावजूद पिछले 2 घंटे से उसका हाथ मेरी कमर के 1 इंच भी नहीं हटा था। उसने पूरी महफिल के सामने तुम्हारे बाप के मुंह पर अपनी मलिका कहा। मायरा वापस सीधी खड़ी हुई और उसने तारा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए एक हिकारत भरी हंसी हंसी। और तुम जो उसके प्यार में सालों से पागल हो, जो खुद को उसके बिस्तर के लायक समझती हो, वो रुद्राक्ष राठौर तुम्हारी तरफ पलटकर थूकना भी पसंद नहीं करता। तुम उसके लिए उस हवा के बराबर भी नहीं हो जो उसे टकरा कर गुजर जाती है। तारा का पूरा शरीर कांपने लगा। मायरा के ये शब्द सच थे और यही सच उसे अंदर तक लहूलुहान कर रहा था। हाउ डेयर यू! तारा का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था और वो पागलों की तरह अपना आपा खो बैठी। उसने गुस्से में अपना हाथ हवा में उठाया। वो बुरी ताकत से मायरा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ना चाहती थी। मायरा का रिफ्लेक्स तेज था। उसने वार रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तारा का वो झटकेदार वार इतना अचानक था कि तारा की उंगली में पहनी वो भारी नुकीली डायमंड रिंग मायरा के गाल और जॉ लाइन को बहुत ही तेजी से रगड़ते हुए निकल गई। हीरे की उस तेज धार से मायरा की गोरी चमड़ी को चीर दिया। वहाँ एक गहरा और कट लग गया।
वॉशरूम की तेज रोशनी में उस कट से ताज़ा और सुर्ख खून की एक पतली सी लकीर उभरकर मायरा की गर्दन की तरफ बहने लगी। तारा की सांसें अचानक हलक में ही अटक गई। उसने खून देख लिया था और एक पल के लिए उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या बेवकूफ़ी कर दी है। मायरा का सिर उस वार से हल्का सा एक तरफ मुड़ गया था, लेकिन उसने कोई चीख नहीं मारी। दर्द की एक आह तक उसके होठों से नहीं निकली। उसने बहुत ही इत्मीनान से अपना चेहरा सीधा किया। उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने जॉ लाइन पर लगे उस कट को छुआ। उसकी उंगलियों पर वो ताज़ा खून देखकर उसकी आंखों की वो स्माइल अब पूरी तरह गायब हो गई। वहाँ अब सिर्फ और सिर्फ मौत जैसी बगावत और एक खूंखार साइको वाला गुरूर था। अगले ही सेकंड मायरा का हाथ किसी बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने हवा में ही तारा की कलाई को अपनी उंगलियों में इतनी बेरहमी और ताकत से जकड़ लिया कि तारा के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकली। खून निकालने का शौक है मिस तारा? मायरा ने उसकी कलाई को एक तेज झटके के साथ नीचे की तरफ मरोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब कोई तहजीब नहीं थी, बस एक नंगी तलवार जैसी धार थी। तारा दर्द से करहाती हुई घुटनों के बल नीचे झुकने लगी। मैं वो बेचारी टीवी सीरियल की बीवी नहीं हूँ जो वॉशरूम में ये खरोच लेकर रोने आऊँगी। मायरा ने तारा के चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर फुसफुसाया। मैं तुम्हारी उन लंबी लंबी डिज़ाइनर हील को तोड़कर तुम्हारे ही गाल में उतार सकती हूँ। मायरा ने तारा की कलाई को एक झटके से छोड़ दिया। तारा लड़खड़ाकर वॉश बेसिन से जा टकराई। वो अपनी लाल हो चुकी कलाई को सहलाते हुए खौफ से मायरा को देखने लगी। और रही बात मेरी हैसियत की, मायरा ने वॉशरूम के दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए आखिरी बार पलटकर तारा को देखा। उसकी गर्दन पर खून की वो लाल लकीर उस एमराल्ड ग्रीन गाउन के ऊपर बहुत ही खौफनाक और साफ नजर आ रही थी। तो वो जाकर बाहर खड़े उस रुद्राक्ष राठौर से पूछ लेना, शायद वो तुम्हें बता दे कि जिस नाजायज़ लड़की का खून तुमने अभी निकाला है, अगर उसका एक कतरा भी बाहर गिर जाए तो वो तुम्हारे जैसे खानदानों को रातों रात मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी है। ये कहकर मायरा ने दरवाज़ा खोला और बिना एक पल भी वहाँ रुके अपने उसी रॉयल और खौफनाक चाल में चेहरे पर उस ताज़े खून के निशान के साथ वॉशरूम से बाहर निकल गई। तारा वॉशरूम के उस ठंडे मार्बल के पास खड़ी अपनी बेइज्जती और मायरा के उन खौफनाक रूप को देखकर पूरी तरह सुन पड़ चुकी थी। मायरा सूर्यवंशी ने आज बिना कोई शोर मचाए तारा को उसकी वो असली औकात दिखा दी थी, जिसे वो अपने महंगे गाउन के पीछे छिपा फिर रही थी।